bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसमें हम पढ़ चुके हैं एम्पियर के पर्पतीय नियम को, और उसके बाद में हमने इसमें कुछ एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग करवा दिए थे। तो यहाँ पर इसमें एक रह गया है आपका अनुप्रयोग। हेडिंग वही रहेगी कि एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुप्रयोग में ही है। अब इसी में हम आज पढ़ाएंगे आपको टोराइड के बारे में। टोराइड, अच्छा टोराइड होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि टोराइड क्या होता है। टोराइड एक खोखला छल्ला होता है जिसके ऊपर तार के कई फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। वास्तव में ये एक धारावाही परिनालिका की भांति ही व्यवहार करता है। इसको क्या करते हैं, वृत्तीय रूप में मोड़ देते हैं बंद करने के लिए। किस प्रकार से? एक यहाँ पर हमने बना लिया खोखला छल्ला, जो आंशिक खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, ये आपका छल्ला हो गया। अब इसमें तार के कई फेरों को लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से तार के कई फेरों को लपेट दिया जाता है। तो हमने तार के कई फेरों को लपेटना चालू कर दिया भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये दो सिरे हो गए। ये आपका पहला सिरा मान लेते हैं, ये दूसरा सिरा मान लिया। अच्छा, तो ये आपका बनके तैयार हो गया है टोराइड। इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो इस केंद्र को मान लेते हैं O। तो ये आपका हो गया टोराइड। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होता है उसको हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें टोराइड के अंदर, जो खोखला टोराइड है, इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि टोराइड के अंदर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु पर, जिसकी केंद्र से दूरी है स्मॉल r, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और वो भी किसके? एम्पियर के पर्पतीय नियम के अनुसार। तो इसके लिए हमें एम्पियर का पर्पतीय नियम तभी लगा सकते हैं जब हमें एक वृत्तीय पथ का निर्माण करना होगा। तो हम यहाँ पर एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर लेते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ की कल्पना कर ली। अब हमने जब कल्पना कर ली है, तो आपको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस टोराइड के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, और अगर इस जो हमने वृत्तीय पथ की कल्पना की है, अगर इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लें, प्रत्येक भाग की लंबाई dl मान लें, तो चुंबकीय क्षेत्र और dl दोनों एक ही दिशा में होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा मान लेते हैं, माना टोराइड के भीतर बिंदु P है जिस पर
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है। अब OP यहां पर लिख लेते हैं, OP बराबर स्मॉल r। ठीक है। और जो DL है, DL ये आप क्या है, वृत्तीय पथ की अल्पांश लंबाई है। वृत्तीय पथ की अल्पांश लंबाई। अच्छा, I प्रवाहित धारा है। I एकांक या एक फेरे में प्रवाहित धारा हम मान लेते हैं कि प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आपकी है, प्रवाहित धारा है I। अच्छा, यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने कितनी मानी, स्मॉल n। चलिए अब लगा देते हैं एम्पियर के पर्पतीय नियम से। तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो एम्पियर के पर्पतीय नियम से क्या होता है, क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट dl बराबर μ0 I। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो होता है। अब यहां पर हमने आपको बताया पथ के प्रत्येक बिंदु पर, पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो B है और तथा DL एक ही दिशा में होंगे। किसमें होंगे, एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट DL बराबर क्लोज इंट्रीकेशन B DL cos 0। हो गया ना। थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। तो वहाँ पर हमने 0 रख दिया। तब हम कह सकते हैं क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट DL बराबर आपका क्लोज इंट्रीकेशन B DL, इतना ही बचेगा। अच्छा, B को बाहर निकाल लेते हैं तो क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट DL बराबर B आपका बाहर आ गया, क्लोज इंट्रीकेशन DL, इतना ही बचा। चूंकि क्लोज इंट्रीकेशन DL बराबर कितना होगा, इस जो काल्पनिक वृत्तीय पथ है इसकी जितनी त्रिज्या होगी यानी कि इसका जो परिधि होगा उसके बराबर होगा DL का मान, क्लोज इंट्रीकेशन DL का मान। ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई r इसकी परिधि होगी, त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी तो यहाँ पर 2 पाई r इसकी परिधि हो जाएगी। तब ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंट्रीकेशन B डॉट DL बराबर आपका हो जाएगा B गुणे 2 पाई r, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हमने यहाँ से क्लोज इंट्रीकेशन DL का मान रख देंगे यह समीकरण 1 से। अब अगर हम मान लें यहाँ पर जो पूरी लंबाई है कितनी है, 2 पाई r, इस टोराइड की पूरी लंबाई है 2 पाई r। अच्छा, चूंकि या अतः टोराइड की
पूरी लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अगर हम फेरों की संख्या निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और गुणे लंबाई। तो यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, गुणे लंबाई है 2 पाई r। इतना हो गया। तब प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी? प्रवाहित कुल धारा, अगर हम प्रवाहित कुल धारा का मान निकालेंगे तो कुल धारा आपकी हो जाएगी कुल फेरों की संख्या गुणे एक फेरे में प्रवाहित धारा। तो एक फेरे में प्रवाहित धारा आई है, कुल फेरों की संख्या तो n इंटू 2 पाई r, इतना ही हुआ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये कुल धारा का मान आ गया और जो एम्पियर का पर्पतीय नियम कहता है कि उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, तब आपका हो जाएगा, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 1 से हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो आपका हो जाएगा I इंटू n और इंटू 2 पाई r बराबर आपका b गुणे 2 पाई r। ठीक है। अच्छा, ये 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है आपका? बचा है b बराबर μ0, सॉरी अभी μ0 छूट गया, μ0 यहाँ पर μ0 और इंटू i, इतना ही होगा। अच्छा, तो यहाँ से आपका बचेगा μ0 और i n या n i, μ0 n i। तो ये रहा टोराइड के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा टोराइड के अंदर। अब हम बात कर लें कि अगर टोराइड की बाह्य त्रिज्या भी दी गई हो और आंतरिक त्रिज्या भी दी गई हो और टोराइड में कुल फेरों की संख्या तो है ही हमारे पास। अच्छा, बाह्य त्रिज्या दी गई हो, आंतरिक त्रिज्या दी गई हो, यदि टोराइड की बाह्य त्रिज्या है r1 और आंतरिक त्रिज्या को मान लें r2, तब औसत त्रिज्या यहाँ पर जो बिंदु P पर जो r का मान होगा वो औसत त्रिज्या के बराबर होगा। तब औसत त्रिज्या यानी कि तब r बराबर क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2 अपॉन 2, इतना हो जाएगा। ये रहा औसत त्रिज्या का मान। अच्छा, यहाँ पर अगर हम संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या हमने मान ली कि स्मॉल n है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आती है? संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या आपकी कितनी आई है? पूरी लंबाई में फेरों की संख्या ये रही। ठीक है। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? स्मॉल n, तो यहाँ पर अगर संपूर्ण लंबाई में तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तो n अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के स्थान पर रख सकते हैं 2 पाई r, n के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 पाई r। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से n के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 पाई r, तब क्या हो जाएगा? अच्छा, b बराबर आपका हो जाएगा μ0, n के स्थान पर रखना है क्या? कैपिटल N, यानी कि ये संख्या अगर हम कैपिटल N के स्थान पर मान लें तो टोटल संख्या कितनी है? तो n बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल N i अपॉन 2 पाई r। ठीक है। तो ये आपका एकांक लंबाई में किसी बिंदु पर, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर टोटल कितनी है फेरों की संख्या? n गुणे 2 पाई r।
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने स्मॉल n भी मानी थी, वो भी आप रख सकते हैं। अगर एकांक लंबाई में यहाँ से हम देखते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर कैपिटल N अपॉन 2πr। तो यहाँ से n के स्मॉल n के स्थान पर हम रख सकते हैं 2πr, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन क्लियर हुआ। इसके बाद में ये तो हमने टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला। अगर हम यहीं पर बात करें कि टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोराइड के बाहर, अब टोराइड के बाहर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका बिंदु है Q। यहाँ पर दूसरी हेडिंग हम क्या डाल सकते हैं, टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर बिंदु Q पर। अब टोराइड के बाहर बिंदु हमने Q माना, तो यहाँ से क्या करेंगे और उसके केंद्र से, बिंदु Q की केंद्र O से त्रिज्या हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है। त्रिज्या हमने मान ली कि कैपिटल R है, तो कैपिटल R है तो इसलिए हम कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बनाएंगे। कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ हो जाएगा। अब बिंदु Q पर जब हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0I, इतना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आपका टोराइड है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, धारावाही परिनालिका की भांति। तो इसका मतलब है कि बाहर वृत्तीय पथ का जो हमने निर्माण किया है, तो बाहर कुछ दूरी पर टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा, 0। यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl cos 0। वो तो एक ही दिशा में रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर हम देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान एक ही दिशा में रहेगा और अल्पांश लंबाई वृत्तीय पथ का। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि अगर हम दिशा देखेंगे यहाँ के हिसाब से dl और b एक ही दिशा में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम b को बाहर निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर b आपका बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन dl हो गया। अब b बराबर आपका पहले से ही 0 है, b बराबर, क्योंकि टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अगर यही बिंदु टोराइड के अंदर, यानी कि ये जो टोराइड वृत्तीय जो छल्ला है, खोखला छल्ला, उसके अंदर बीच में जो रिक्त स्थान बचता है यहाँ पर, तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर भी हमें एक वृत्तीय पथ की कल्पना करनी होगी। अब वृत्तीय पथ की कल्पना करेंगे तो यहाँ देखना, जो वृत्तीय पथ द्वारा घिरी धारा होगी, तब जो वृत्तीय पथ द्वारा घिरी धारा होगी, यानी कि यहाँ पर अगर बिंदु अंदर है, अंदर बिंदु पर, तो यहाँ पर I का मान कितना होगा, I बराबर वृत्तीय पथ द्वारा जो घिरी धारा होगी उसका मान कितना होगा, 0। तो जो वृत्तीय पथ द्वारा घिरी धारा का मान 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय पथ अंदर है, धारा है बाहर, तो वृत्तीय पथ द्वारा कोई धारा घिरी तो नहीं होगी। जब नहीं घिरी होगी तो इसका मतलब है कि I की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0।
तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आएगा वो भी शून्य ही होगा, क्योंकि वृत्तीय पथ के अंदर जो धारा होगी वो शून्य ही होगी। ठीक है, तो ये टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर, और टोराइड के अंदर जो रिक्त स्थान बचता है उस रिक्त स्थान में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने जान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी कि किसी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ, कितना, कैसा होता है, ये भी हमने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि कोई आवेशित कण रखा है तो उस पर बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण स्थित है तब क्या उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जब किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे तब उस पर बल लगेगा। तो यहाँ पर परिभाषा आपकी आती है लॉरेंज बल की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी लॉरेंज बल की। लॉरेंज बल क्या होता है, तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं हेडिंग डाल लें, लॉरेंज बल। अच्छा, लॉरेंज बल की परिभाषा होती है जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा कण की गति की दिशा के लंबवत होती है। कैसे? यहाँ पर इस तरीके से हम मान लेते हैं कि आपका ये रहा। ठीक है, अच्छा ये रहा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन अच्छा आपके हो गए, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर यहाँ पर ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है v और यहाँ पर ये कण की दिशा है कितने 90 डिग्री पर, यह आपकी रही कण की गति की दिशा, तो बल की दिशा कहाँ पर होगी? इधर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति की दिशा के लंबवत रहती है इस पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसी के आधार पर जानेंगे कि लॉरेंज बल, परिभाषा हमने जान ली। तो लॉरेंज बल, मान लेते हैं कोई Q आवेशित कण है जो B वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तब लॉरेंज बल F बराबर QBB होता है। QBB, या इस प्रकार लिख सकते हैं QBB, ये आपका लॉरेंज बल हो गया। अगर आपका कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे, तब क्या होगा? अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जब थीटा कोण पर गति करेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे? वेग का घटक यूज करेंगे। यदि कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तब आपका
लॉरेंज बल हो जाएगा, लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी साइन थीटा। यहाँ पर ये जो होगा ये हो जाएगा v साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तब उस पर क्या बल लगेगा कि नहीं। यहाँ पर ज़रा देखिए, पूरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या क्या, अगर आपका कण स्थिर हो, नंबर 1, यदि कण स्थिर हो, ठीक है, जब कण स्थिर होगा, स्थिर हो, तब क्या होगा, v बराबर 0 होगा। अच्छा, v बराबर 0 होगा तो यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, दूसरी कंडीशन को भी अप्लाई कर देते हैं। अगर कण आपका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चले, तब क्या होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, तब आपका थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। अच्छा, अप्लाई कर दीजिए, तब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 0, यानी कि क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा है, स्थिर है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई कण गति कर रहा है तब भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा तो इस समय उस पर बल लगता है F बराबर क्यू बी। ठीक है, इसके बाद में यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत ना होकर थीटा कोण पर गति करता है तब हो जाता है F बराबर क्यू बी साइन थीटा। हम वैद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है, रखा है, तो उस पर वैद्युत बल लगता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण, अगर कोई आवेशित कण रखा है तो उस पर वैद्युत बल नहीं लगेगा, मतलब स्थिर है तो उस पर वैद्युत बल नहीं लगेगा। अगर कोई कण क्षेत्र की दिशा के समांतर या क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है किसी वेग से, तब भी उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी के आधार पर हम बात कर लेते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा होगा, किस पथ में वो गति करेगा। चलिए इसको साफ कर रहा हूं। तो अच्छा, अगली हेडिंग रहेगी, क्या हेडिंग रहेगी भाई? अच्छा, लिखिए हेडिंग। अगली हेडिंग रहेगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। आवेशित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ। चलिए, अब मान लेते हैं कि कोई आपका कण है जिस पर आवेश है Q। अब इसको हम आवेश को पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं? जो निगेटिव आवेश होता है आपका, माइनस का चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है, वो क्षेत्र मतलब वो विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने मान लिया कि आप चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। सबसे पहले क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, इस प्रकार हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें
क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत, क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत बिंदु O पर कोई कण है, अब क्षेत्र में ठीक लंबवत दिशा में प्रवेश करता है b वेग से। क्षेत्र की दिशा के, क्षेत्र ऐसा है, प्रवेश कर रहा है ठीक लंबवत, इस तरीके से प्रवेश करता है, तो क्या होगा, उस पर लॉरेंज बल लगेगा। इस लॉरेंज बल के कारण अब इस पर जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, लंबवत प्रवेश करता है, तो इस पर कौन सा बल लगेगा, F बल। अगर हम मान लें कि Q आवेश है और B वेग से गति कर रहा है, तो F बराबर Q V। ये तो हो गया लॉरेंज बल, इतना लॉरेंज बल इस पर कार्य करेगा। ठीक है, इस बल के अधीन अगर इसके हम बल की दिशा, तो बल की दिशा किधर रहेगी, ऊपर की ओर। ठीक है, बल की दिशा रहेगी ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र यूं है आपका, ऐसे गति कर रहा है, कण जो गति कर रहा है इधर, तो क्षेत्र की दिशा इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर, जो बल की दिशा रहेगी वो दोनों के लंबवत ऊपर की ओर। अच्छा, इस बल के अधीन, लॉरेंज बल के अधीन जैसे जैसे कण गति करेगा, तो इसके वेग का परिमाण तो परिवर्तित नहीं होगा, परिमाण नियत ही रहेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन इसके वेग की जो दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है। अब वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। अब मान लेते हैं कि इस तरीके से वेग की दिशा बदल गई। अब यहाँ पर आ गया है आपका पिंड, तो अब इसके वेग की दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, ये वेग की दिशा हो गई। अब वेग की दिशा बदल गई और साथ ही जो लगने वाले बल की दिशा है वो भी बदल गई। दिशा किधर हो गई अब बल की, इधर। ठीक है, और गति करेगा, और भाई इसको गति करने दो, तो निरंतर परिवर्तित होता रहेगा इसका वेग, वेग की दिशा। तो अब वेग की दिशा किधर होगी, इधर होगी। अच्छा, बल की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर, लंबवत होगी तो नीचे की ओर। तो इस तरीके से जैसे जैसे कण गति करेगा, तो वो एक वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ में गति करने लगता है, इस लॉरेंज बल के अधीन। लॉरेंज बल के अधीन कण वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। अब वृत्तीय पथ पर अगर हम मान लें कि पथ की जो त्रिज्या है स्मॉल r है, स्मॉल r है, तो यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करेगा, तो यहाँ पर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है आपका लॉरेंज बल। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, तो इसको डाल लिया, लगने वाला लॉरेंज बल, कण पर आरोपित बल, कण पर बल। ठीक है, कण पर बल हो गया F बराबर। अच्छा, आवश्यक अभिकेंद्र बल वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल प्रदान करेगा, लॉरेंज बल प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, अच्छा, आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल प्रदान कर रहा है, तो यानी कि F बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर कण का द्रव्यमान हम मान लें यहाँ पर m कण का द्रव्यमान है, b कण का वेग है, और q कण का आवेश है या कण पर आवेश है, r वृत्तीय पथ
की त्रिज्या है। ठीक है, तब यहाँ पर F बराबर यानी कि आपका हो जाएगा लॉरेंज बल गुणे बराबर अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, F बराबर mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। अच्छा, ये बल कौन प्रदान करेगा, अभिकेंद्र लॉरेंज बल। तो यहाँ पर लॉरेंज बल, तो QVV बराबर आपका हो जाता है mv² अपॉन r। तो यहाँ से ये कट गया भाई, कट गया। अगर हम कहें कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तब पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा mb अपॉन qv। ये तो हो गई वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र निकल के आ गया। हमने वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाल ली। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई कण तो वृत्तीय पथ में घूमने लगा है, अगर कण की गतिज ऊर्जा k हो, कण की गतिज ऊर्जा k हो, तब त्रिज्या किस हिसाब से निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यदि कण की गतिज ऊर्जा बराबर k, तब k बराबर क्या होना चाहिए, k बराबर हाफ mv²। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, mv² का मान निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2k बराबर mv²। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2k अपॉन m और टोटल पर अंडर रूट, यही हो जाएगा b का मान। इस b के मान को यहाँ पर रख दीजिए, तब इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, r बराबर m, b का मतलब है 2k अपॉन m और अपान में क्या है qb। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, r बराबर, थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k m² अपॉन m और q² और b²। m से m² चला जाएगा, कहने का मतलब आपका बचेगा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर अंडर रूट 2k m अपॉन q² b²। तो ये रही वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अगर यहीं पर हम कहें कि एक चक्कर कण को वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो वहाँ पर समय आपका आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्तकाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे चाल। अच्छा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलिए इसको थोड़ा साफ कर दें। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि अगर आपका कोई धन आवेशित कण है और वो वृत्तीय पथ में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, गति करता है, तो उसका जो पथ होगा यानी कि जो कण है वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगी, जिसकी त्रिज्या इतनी होगी। अब यहाँ पर आवर्तकाल निकालेंगे, तब आवर्तकाल, तब कण का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल कैपिटल T बराबर कुल दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी होगी 2 पाई r अपॉन समय कितना है, चाल कितनी है, तो b है। अच्छा, b का मान यहाँ रख सकते हैं, तो t बराबर 2 पाई, r का मान रख दीजिए। r का मान कितना है, अभी हमने निकाला था समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमने क्या लिखा था, समीकरण 2 में r बराबर आपका क्या था, mb अपॉन
क्यू बी, इतना ही था ना आर बराबर। तो इस आर के मान को यहाँ पर रख देते हैं 2 पाई। अब आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम बी अपान क्यू बी, क्यू बी तो है, अच्छा इंटू बी और है तो बी से बी कट गया, क्या बचा आपका आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो ये आपका आवर्तकाल हो गया सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर वो किस पथ में गति करेगा, तो हमने ये जान लिया कि वो वृत्तीय पथ में गति करेगा। अब वृत्तीय पथ में उसका आवर्तकाल कितना होगा, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, अगर उस कण का द्रव्यमान दिया हो, वेग दिया गया हो, तब उस कण की गतिज ऊर्जा के रूप में त्रिज्या कितनी होगी। तो ये रहा था आपका एक धन आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करे। अच्छा, जब कोई ऋणावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, ये तो धन आवेशित कण के लिए हो गया, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जब कोई धन आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ, ये धन आवेशित कण के लिए हो गया। अगर हम यही बात करें कि कोई ऋण आवेशित कण है, तो ऋण आवेशित कण है जब वो गति करेगा तो क्या होगा, अब इसको हम साफ कर दें। अच्छा, ऋण आवेशित कण, अच्छा ऋण आवेशित कण किस प्रकार व्यवहार करेगा, और उसका पथ कैसा होगा। जब कोई ऋण आवेशित कण, अच्छा इसके बाद में अगर आपका कोई कण यदि कण ऋण आवेशित हो, ऋण आवेशित हो, अगर आपका कोई कण ऋण आवेशित है, कोई कण ऋण आवेशित है, फिर अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, धन आवेशित है, तो क्या करता है वो दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, ठीक है। अगर आपका कोई धनावेशित कण है तो वो वामावर्त दिशा में गति करने लगता है, और अगर आपका कोई कण ऋणावेशित है, अगर आपका कोई कण ऋण आवेशित है, फिर अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या करेगा, ये तो धन आवेश के लिए हो गया, धन आवेशित कण के लिए। अगर आपका कोई ऋणावेशित कण है तो ऋणावेशित कण किस प्रकार गति करेगा, धन आवेशित कण सदैव गति करता है वामावर्त दिशा में, कण की गति जो होती है वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में वृत्तीय पथ पर, और जो ऋणावेशित कण की गति है ये वृत्तीय पथ पर दक्षिणावर्त दिशा में होती है, इस प्रकार। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, अगर आपका ऋणावेशित कण है तो ऋणावेशित कण की जो गति होगी, ऋणावेशित कण हो तब गति, तब चुंबकीय क्षेत्र में, तब चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त
दिशा में वृत्तीय पथ पर गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपका कोई धनाभिषिक्त कण है तो वामावर्त दिशा में गति करेगा, क्लियर हो गया। अगर आपका कोई ऋणावेशित कण है तो दक्षिणावर्त दिशा में गति करेगा। अब यहीं पर हम मान लें यहाँ पर दोनों ही कंडीशनों में जो आपका ऋणावेशित कण था उसने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया ठीक क्षेत्र की दिशा के लंबवत। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करे, चलिए इसको साफ कर दें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा साफ कर देते हैं। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करे, अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तब क्या होगा? अगर कण कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, इस स्थिति में वेग कितना है? b। ठीक है, तो वेग को क्षैतिज व लंबवत घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेग को क्षैतिज घटक bx बराबर b cos थीटा। अच्छा, लंबवत घटक कितना हो जाएगा? by बराबर b sin थीटा। अगर कोई लंबवत, यहाँ पर लंबवत घटक हो गया b sin थीटा। अब कोई इस स्थिति में कण क्या होगा? जब तिरछा प्रवेश करेगा तो वो कुंडलिनी नुमा पथ पर गति करेगा। मतलब अगर कोई कण तिरछा प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो इस प्रकार गति करेगा। तो पथ कैसा होगा? कुंडलिनी नुमा। ठीक है, पथ होगा कुंडलिनी नुमा, जिसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या r बराबर क्या होता है? mb। तो यहाँ पर mb तो बाई अपॉन qb। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर मान हो जाएगा r बराबर m, b का मान साइन थीटा के साथ b साइन थीटा अपॉन qb। तो ये हो गई पथ की त्रिज्या। अगर यहीं पर हम बात कर लें पिच की, कि पिच क्या होता है, तो किसी भी आवेशित कण द्वारा वृत्तीय पथ का पूरा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी को पिच कहते हैं। पिच, यहाँ पर ये पिच की हो गई परिभाषा। ठीक है, अब जब हमने पिच कह दिया तो पिच को लिखते हैं p से। तो p बराबर आपका क्या हो गया? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल का मतलब bx गुणे समय का मतलब कैपिटल T। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा साफ कर दें। ये हो गया। यहाँ पर p पिच बराबर यानी कि bx, तो bx का मतलब b cos थीटा इनटू t का मतलब क्या होता है? अभी बताया 2 पाई m अपॉन qb। तो ये रहा आपका पिच, किसी भी कण की पिच। ये तो हमने बात कर ली कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण लंबवत प्रवेश करता है किसी वेग से, या कोई तिरछा प्रवेश करता है, तब उस पर क्या प्रभाव होगा, मतलब उसका पथ कैसा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटिव थी। अच्छा, इसके बाद में हम सोचते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों हो,
चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों हो, और इस कंडीशन में कोई आवेशित कण गति करे, तो इसके लिए डेरिवेशन आएगा। तो यहाँ पर इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों हों और फिर कण की गति हो रही हो। हेडिंग रहेगी संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र में कण की गति। अब संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में कण की गति के बारे में हमें बताना है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई Q आवेशित कण है जो वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत B वेग से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर E क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। B आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, B वेग कण का वेग, ठीक है। अच्छा, Q आपका कण का आवेश, ठीक, इतनी चीजें। अब इस स्थिति में जो आपके वैद्युत क्षेत्र होंगे, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। और जो कण गति करेगा वो हम पहले ही बता चुके हैं कि कण गति करेगा क्षेत्र की लंबवत, यानी कि जो कण होगा वो वैद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र, जो कण के गति की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, दोनों के लंबवत होगी। तब इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करेंगे। तब गति करते समय कण पर आरोपित बल, आरोपित बल कौन कौन से? एक तो होगा चुंबकीय बल और दूसरा होगा वैद्युत बल। चुंबकीय बल कितना होगा? लॉरेंज बल, यानी कि F बराबर Q V V, ये आपका चुंबकीय बल हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा? F E, यानी कि वैद्युत बल कितना होगा? F बराबर EQ, यही होगा। अच्छा, दोनों बलों का जो परिणामी होगा वही तो इस कण पर आरोपित कुल बल होगा। अच्छा, तब परिणामी बल, तो परिणामी बल F बराबर F B और प्लस F E। अच्छा, F बराबर F B का मान कितना है? Q B B और प्लस F E का मान कितना है? E Q E Q। अच्छा, यहाँ से हमें कॉमन कुछ मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है जरा देखना। अगर यहाँ पर हमें पता है कि बल सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इनका सबका क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Q कॉमन मिल गया, हो गया क्या बचा? E और प्लस B इंटू B, ठीक है। तो इतना बल कार्य करेगा, यानी कि जब संयुक्त वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण, आवेशित कण किसी वेग से गति करेगा तो उस पर लगने वाला बल इतना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अक्षों की भी बात कर दें तो यहाँ पर जो आपका 3 अक्ष होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कण की गति की दिशा हो गई। B आपका हो गया I कैप के साथ, इसका एकांक सदिश I कैप। यहाँ पर ऊपर जो बल होगा
वैद्युत क्षेत्र की दिशा रही ऊपर, ये ऊपर की दिशा रही, तो इसको हम लिखेंगे जे कैप के साथ, ठीक है। और इधर अब आपका बचा है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, वेग की भी दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सदिश एकांक सदिश रहेगा वो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं यहाँ पर आपका ये रही दिशा एफ बी की, ठीक है, ये एफ ई, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए और कण की दिशा भी दोनों के लंबवत है। इस डेरिवेशन के बाद में आपका आता है साइक्लोट्रॉन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर। धन्यवाद।